जय हिंद। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम गवर्नमेंट स्कीम्स के एक नए सेगमेंट उद्यम और उद्योग के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको थंबनेल देखकर पता ही चल रहा होगा कि हम विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम मित्र पार्क, पीएम स्वनिधि और उन्नति 2024 ये इतने हाईलाइटेड स्कीम्स हैं जो हमेशा अपनी विशेषताओं की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि इसको आप अपने नोट्स में 5 स्टार जरूर लगा लीजिएगा और एक भी स्कीम को आपको नहीं स्किप करना है। सभी के सभी स्कीम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, पीएम विश्वकर्मा के स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो भी अपने हाथों से काम करने वाले, औजारों की सहायता से काम करने वाले, उद्यम करने वाले लोगों की जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम करते रहते हैं। सपोज हम एक लोहार का काम देख लेते हैं, या फिर टोकरी बनाने वाले हो गए, या फिर कुम्हार के काम को आप देखिए, तो इनमें सूक्ष्म और लघु उद्योग की ही है ये। लेकिन क्या करते हैं कि इनकी पीढ़ी कंटिन्यू इस काम को करते रहती है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि वर्तमान कंपटीशन के समय में आप अपनी क्वालिटी को इन्हेंस करिए, आप अपनी प्रोडक्टिविटी में एड ऑन करिए, ताकि अभी के कंपटीशन में आप बने रह सके और आपके प्रोडक्ट की एक अच्छी वैल्यू आपको प्राप्त हो सके। तो इसी दृष्टिकोण से पीएम विश्वकर्मा स्कीम को स्टार्ट किया गया। इसकी शुरुआत होती है 17 सितंबर सन 2023 को। काफ़ी लेटेस्ट स्कीम है। मंत्रालय है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। वित्त पोषण किया जाता है, केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। दैट मीन्स कि जो भी क्रियान्वयन होगा केंद्र सरकार के माध्यम से होगा। जो भी फंडिंग होगी केंद्र सरकार के द्वारा 100% इसमें फंडिंग की जाएगी। यह योजना मिशन मोड में काम करने के लिए बनाई गई है, यानी कि फिक्स 5 वर्ष के लिए इसको क्रियान्वित किया जाएगा, जो सन 2023-24 से लेकर 2027-28 तक इसका क्रियान्वयन की अवधि है। उद्देश्य है कारीगर, शिल्पकारों को उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता के साथ उनकी पहुंच में भी सुधार लाना है। दैट मीन्स कि वो एक छोटे लोकल एरिया तक ही सीमित ना रहे, है ना। जैसे आज हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हर रेलवे स्टेशन में एक यूनिक प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके इनके प्रोडक्ट की रीच को बढ़ाना है अलग अलग क्षेत्रों में, ताकि इनकी डिमांड बढ़ सके। इनको क्या करना है, प्रशिक्षण भी देना है, ताकि वर्तमान टेक्नोलॉजी के साथ ये अपने आप को क्या कर सके, अलाइन कर सके। और बेहतर उपकरण तक क्या करना है, इनकी पहुंच बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखिए, एक कुम्हार जो होता है वो मैनुअल अगर काम करे तो वो दिन में मान लीजिए 500 दिए बनाता है। सपोज उसको इलेक्ट्रिक हम व्हील दे देते हैं, तो वो क्या करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स ये क्या करना है, उनको समग्र रूप से प्रशिक्षित करना है और बेहतर उपकरण प्रोवाइड करना है। फिर इसमें पात्र कौन कौन होंगे? लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, मतलब वो बालिग हो चुका रहे, तभी उसको क्या माना जाएगा, लाभार्थी के रूप में माना जाएगा। दूसरा, हाथों और औजारों से काम करने वाला कारीगर या शिल्पकार। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि हाथों से, जैसे कोई टोकरी बनाता है तो मोस्टली क्या करते हैं, वो हाथ से ही टोकरी बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ सूपा ले लीजिए, पर्रा ले लीजिए, छोटी टोकरी ले लीजिए, है ना। ये सब क्या है, बांस से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट हैं, तो मोस्टली ये हाथों से ही बनाए जाते हैं। अब इसमें हम औजारों से काम करने वाले कारीगर को नोट करें तो इसमें कौन आ जाएंगे, लोहार आ जाएंगे। इनके औजार के बिना तो ये काम कर ही नहीं सकते, कि उनकी काम का नेचर ही वैसी है ना। तो इसमें हाथों और औजारों दोनों कारीगर को आपको याद रखना है, शिल्पकार को।
स्वरोजगार हेतु सरकार से अन्य किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया हो, परिवार के एक ही सदस्य इसमें लाभ ले सकते हैं। अब ये सबसे यूनिक पॉइंट है, आपको स्टेटमेंट वाले में ट्रैप में फंसाया जा सकता है कि परिवार के सभी सदस्य इसमें पात्र हो सकते हैं। नहीं, परिवार का केवल एक ही सदस्य इसका लाभार्थी होगा। 18 व्यवसायों को इसमें चिन्हित किया गया है और वो 18 व्यवसाय कौन कौन से हैं, चलिए एक बार हम रीड कर लेते हैं। जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, ताला बनाने वाला, राजमिस्त्री, नाई, धोबी, दर्जी, माला निर्माता, टोकरी निर्माता, गुड़िया और खिलौने निर्माता, मछली पकड़ने के जाल निर्माता, पत्थर तोड़ने वाला, हथौड़ा और औजार निर्माता एवं शस्त्रकार। तो इस प्रकार से 18 व्यवसायों में लगे हुए कारीगर और शिल्पकार ही इसके पात्र हैं। अब आप विश्वकर्मा योजना के थीम को समझ गए होंगे जब हमने इन 18 व्यवसायों के बारे में देखा है। इसमें मुख्य घटक क्या है, मतलब क्या क्या इसमें मुख्य रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। तो पहला तो इनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनको एक आईडी कार्ड दी जाएगी। दूसरा, उनको कौशल उन्नयन किया जाएगा, मतलब उनका स्किल इन्हेंसमेंट किया जाएगा, है ना। फिर उनको टूल किट का प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो भी उनके प्रमुख उपकरण होते हैं उनको एक निश्चित अनुपात में या निश्चित व्यय करके उनको टूल किट प्रदान किया जाएगा। क्रेडिट की सहायता दी जाएगी कि उनको ऋण भी प्रदान किया जाएगा ताकि आप अपने व्यवसाय को और विस्तारित कर सके। विपणन की सहायता की जाएगी, तो इनकी विपणन, दैट मीन्स इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, मार्केटिंग। तो उनके मार्केटिंग के लिए भी उनको सहायता दी जाएगी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं। डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई टोकरी बनाने वाली एक लेडी है और वह बाजार में बैठती है। अब मोस्टली क्या करती है कि वह कैश ही लेती है, लेकिन यदि गवर्नमेंट उसको प्रशिक्षित करे, उसको भी यूपीआई से उसके अकाउंट को लिंक कर दे, तो अब क्या करेगी, वो डिजिटली ट्रांजैक्शन कर सकेगी। तो कुल मिला करके उनको और भी उनकी क्वालिटी को इन्हेंस करना है। ये हमने देखा विश्वकर्मा प्रोग्राम के बारे में। अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये भी उद्यम से रिलेटेड है। रोजगार का सृजन करना है किसके माध्यम से, उद्योग के माध्यम से, उद्यम के माध्यम से। ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसमें ये करना है कि एक तो ग्रामीण क्षेत्रों को हाईलाइट करेंगे और दूसरा शहरी क्षेत्रों में, मतलब दोनों ही क्षेत्र इसमें शामिल किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना है ताकि रोजगार के अवसर का सृजन किया जा सके। यह एक ऋण लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, दैट मीन्स कि आपको एक ऋण दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा और उसके बाद उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। मतलब मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का ऋण लिया, गवर्नमेंट आपको हो सकता है कि 50,000 रुपये का सब्सिडी दे। दैट मीन्स कि पूरा 5 लाख रुपए आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ 4.5 लाख रुपए पेमेंट करेंगे, 50,000 रुपये सरकार आपके तरफ से पेमेंट करेगी। ये हो गई सब्सिडी। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना को और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाया गया है। दैट मीन्स इन दोनों योजनाओं को मिलाकर ही हमने क्या बनाया, नया रूप दिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये हमने समझा कुछ इसके परिचय के माध्यम से। शुरुआत कब हुई, शुरुआत सन 2008 में हुई थी। मंत्रालय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, यानी कि एमएसएमई डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। देखिए, उद्यम से रिलेटेड जो भी योजनाएं आएंगी लगभग वो किससे रिलेटेड होगा, एमएसएमई डिपार्टमेंट से होगा, है ना। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी कि मिनिस्ट्री। अब इसमें क्रियान्वयन एजेंसी कौन है, क्रियान्वयन एजेंसी है खादी और ग्राम उद्योग आयोग। ये आपको याद रखना है। देखिए, अब ये जो पॉइंट है पात्रता का पहला ही पॉइंट, इसे आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि लगभग नेशनल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एग्ज़ाम्स में मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में विशेषता पर आधारित इससे क्वेश्चन बनाए गए हैं और उसमें ट्रैप में फंसाया गया है इसी 18 वर्ष की आयु वाले को। देखिए, पात्रता ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, जैसे हमने जस्ट ऊपर में पढ़ा। अब
उस योजना में भी आपको ट्रैप में फंसाया जा सकता है। क्या कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक है केवल वही पात्र होंगे। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये पात्रता कौन है, 18 वर्ष से अधिक आयु वाली पात्र है, न कि 21 वर्ष से ही ऊपर वाले पात्र हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक कीवर्ड है, इसे आपको याद रखना है। ऋण स्वीकृति हेतु केवल नई परियोजनाओं पर ही विचार किया जाता है ना, मतलब कोई फ्रेश प्रोजेक्ट होना चाहिए आपके पास, तभी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। अब तीसरा पॉइंट है, विनिर्माण क्षेत्र में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख रुपए से अधिक और व्यवसाय या सर्विस क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजना स्थापित करने के लिए लाभार्थी को कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, मतलब वह कम से कम 8वीं कक्षा पास हो। यह हो गई इसकी पात्रता। कोई भी इसमें ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से कोई भी इसका क्या हो सकता है, लाभार्थी बन सकता है। अब मान लीजिए आप प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, तो कितने प्रोजेक्ट तक आपको इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा या आप पात्र होंगे। तो विनिर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम अधिकतम 50 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट ही स्वीकृत किए जाएंगे। 50 लाख रुपए से ऊपर के लेके प्रोजेक्ट आएंगे तो आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। आपको 50 लाख तक अधिकतम सीमा की है 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में अधिकतम सीमा कितनी है, 20 लाख रुपए, तब आप सब्सिडी के पात्र होंगे। गवर्नमेंट ये भी कहती है कि अब इसमें सब्सिडी देती है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी अमाउंट होगा उसमें से गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी के माध्यम से अपने तरफ से फंड एलोकेट करेगी। वो क्या होता है, यदि ग्रामीण क्षेत्र का कोई लाभार्थी होगा, अगर वह सामान्य श्रेणी से है तो उनको गवर्नमेंट 25% की सब्सिडी देगी और विशेष श्रेणी से है तो उनको 35% की सब्सिडी देगी। अब ये विशेष श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग से, पूर्वोत्तर यानी कि जो 7 सिस्टर्स हैं, यानी ये समझिए सिक्किम को भी जोड़ लीजिए तो 8 राज्य उसमें आ जाएंगे पूर्वोत्तर में, है ना। पहाड़ी राज्य और सीमावर्ती क्षेत्र, ट्रांसजेंडर भी आएंगे, दिव्यांग भी आएंगे और आकांक्षी जिले वाले, ये विशेष श्रेणी के लोग इसमें आएंगे, है ना। इसको सभी को एक कैटेगरी में बांटा गया है और ये विशेष श्रेणी को 35% की सब्सिडी गवर्नमेंट इसमें प्रोवाइड करेगी। यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी क्षेत्र के लोगों को सामान्य श्रेणी के हैं तो आपको 15% की सब्सिडी मिलेगी और विशेष श्रेणी के हैं तो 25% की सब्सिडी मिलेगी और यही विशेष श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो ये हमने देखा। फिर आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं बैंकों की भूमिका क्या है। इसमें कौन कौन से बैंक अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं जो ऋण प्रदान करते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिसमें सीधा सीधा गवर्नमेंट उसकी मालिक होती है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। आरआरबी के बारे में हमने पढ़ा ही था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सहकारी बैंक और निजी जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, ऋण प्रदान किया जाएगा और राज्य की एक संबंधित टास्क फोर्स समिति होगी, उनके द्वारा अनुमोदन होगा कि भाई इनको आप ऋण दे सकते हैं, हमने अनुमोदित कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे बैंकों का जो एक क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, सार्वजनिक बैंक, अनुसूचित, कौन से किस बैंक को अनुसूचित बैंक बोलते हैं, किस बैंक को गैर अनुसूचित बैंक बोलते हैं। तो यदि आपने वो क्लास किया होगा तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं और हम आते हैं अब पीएम मित्र। वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, फुल फॉर्म है इसका पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क, दैट मीन्स पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन्स एंड अपैरल पार्क्स फॉर्म, दैट मीन्स कि पीएम मित्रा का ये फुल फॉर्म है। शुरुआत हुई है, रिसेंट का ही योजना है ये, वर्ष 2021 में इसकी शुरुआत हुई है और समयावधि है इसको 2027-28 तक क्रियान्वित किया जाएगा, यानी 2021 से लेकर 27-28 तक। मंत्रालय है, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे वस्त्र और परिधान से संबंधित है, तो कौन से मंत्रालय होगा भाई, कपड़ा मंत्रालय ही तो होगा, है ना। अब कार्यान्वयन एजेंसी क्या है, देखिए यहाँ पे कहता है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के स्वामित्व वाली विशेष प्रयोजन संस्था, मतलब
जब इंग्लिश में हम कहते हैं तो स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी का निर्माण किया जाता है केंद्र और राज्य के लोग मिल करके, या इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं। तो यही संस्था इसकी क्या करती है, क्रियान्वयन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो वस्त्र उद्योग में निवेश को आकर्षित करना, वस्त्र उद्योग में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, क्योंकि जैसे ही फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, लेबर की ज़रूरत होगी। लॉजिस्टिक लागत को कम करना और भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है लॉजिस्टिक्स, बहुत ज़्यादा आप इस वर्ड को सुनते होंगे, इसका मतलब क्या होता है आप तो जान गए, लेकिन समझे की तरह हम समझते हैं इस लॉजिस्टिक्स को। देखिए कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट का अधिग्रहण करेंगे, है ना, कलेक्ट करेंगे, फिर उसको स्टोर करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसके कंज्यूमर तक उसको अच्छी तरीके से पहुंचाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया मिलकर कहलाती है लॉजिस्टिक्स। सिर्फ जैसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक सामान को दूसरे जगह पहुंचाना, है ना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवलिंग करना, ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। लॉजिस्टिक में स्टोरेज भी शामिल होता है, लॉजिस्टिक में आपका अधिग्रहण कलेक्शन भी शामिल होगा, और लॉजिस्टिक में आपका सकुशल पहुंचाया जाना, कुछ टूट फूट नहीं हुई हो, उसकी क्वालिटी में किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन ना हुआ हो, ये सभी प्रक्रिया कहलाती है लॉजिस्टिक। तो इसमें आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यह योजना 5F पर काम करती है, जैसे खेत यानी कि फार्म से, रेशा यानी कि फाइबर, फिर फाइबर से हम कारखाना चलेंगे, दैट मीन्स फैक्ट्री गएंगे, फिर फैक्ट्री से निकल करके हम क्या होगा, फैशन होगा, और फैशन से निकल करके विदेशी यानी कि फॉरेन पर आधारित है। मतलब देखिए कैसे खेत से निकल करके आपको प्रोडक्ट को कहाँ पहुँचाया जा रहा है, विदेश तक पहुँचाया जा रहा है, इसीलिए यह 5F पर आधारित है। चलिए ये उद्देश्य वाले हमने देखे, अब देखते हैं हम इसके पीछे की लक्ष्य क्या है। जब इस योजना को लॉन्च किया गया तब इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया कि देश में कुल 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब अभी आप तक सोच रहे होंगे कि ये पीएम मित्र पार्क एक्चुअल में होता क्या है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ कि पीएम मित्र पार्क होता क्या है, हम विशेषताओं में देखेंगे। देखिए जब इस योजना को लॉन्च किया गया तो हमने जाना कि 7 हम पार्क की स्थापना करेंगे, तो उसमें पूरे राज्यों से कहा गया, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनसे कहा गया कि यदि आपके पास कोई भी राज्य हो, यदि आपके पास 1000 से अधिक एकड़ वाली एक भार मुक्त भूमि है, मतलब फ्रेश ग्राउंड है जिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके हम पार्क की स्थापना कर सकते हैं, और अन्य सुविधाएं हैं ताकि एक पारिस्थितिक तंत्र निर्मित हो सके, दैट मीन्स लाइट की व्यवस्था हो, आसपास में ट्रेवल सड़कें हो, जैसे हमने कल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यदि आपके पास ऐसी भूखंड है तो आप इसके लिए अप्लाई करिए। हम एक कंपटीशन करके बेस्ट 7 स्टेट्स को स्वीकृति प्रदान करेंगे। सभी राज्यों ने इसमें अपनी प्रपोजल बना के गवर्नमेंट के पास जमा की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर 7 राज्यों को स्वीकृत किया, चिन्हित किया कि इन 7 राज्यों में ही इस पार्क की स्थापना की जाएगी। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं हम अभी देखेंगे। विशेषताएं क्या हैं, अब देखिए पार्क का एक्चुअल में आप जो जानना चाह रहे थे उसको मैं समझाता हूं कि पीएम मित्र पार्क ऐसी जगह होगी जहां पर एक ही स्थान पर कटाई की जाएगी, बुनाई की जाएगी, प्रसंस्करण यानी कि रंगाई की जाएगी, छपाई की जाएगी और परिधान का वस्त्र का निर्माण किया जाएगा। मतलब एक ही छत के अंदर सभी कार्य किए जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा कि जो अन्य खर्चे हैं वो बढ़ेंगे, कम होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर क्या किया जा रहा है, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि इसके माध्यम से हम प्रति पार्क 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखिए अब 7 राज्य कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। ये है पहला तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक,
फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सातों राज्यों में एक एक पीएम मित्र पार्क स्वीकृत किए गए हैं। मतलब इन्होंने कंपटीशन में भाग लिया, ये कंपटीशन में सक्सेस इनको मिला और ये इनको स्वीकृति मिल गई कि आपके जगह पीएम मित्र पार्क लगाया जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया होगा, ये आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में जीएफ लिखा हुआ है और बीएफ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा वर्ड आ गया है तो देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस वर्ड को सुनने के बाद किसी की याद आ गई, तो ये जी और बी एफ का मतलब जो आप सोच रहे हैं वो ये वर्ड नहीं है। खैर आप जिस अवस्था में हैं उसमें ऐसे ही बातें तो आनी ही है। इसमें एक चलिए ये बात निकली है तो थोड़ी एक ना उर्दू के प्रसिद्ध शायर हुए हैं, मैं आप लोगों को आज आपसे ही परिचय करवाता हूँ, है ना। उर्दू के एक प्रसिद्ध शायर हुए हैं गोरखपुरी नाम से, गोरखपुरी करके है उनका नाम, एक्चुअल मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, फरीक गोरखपुरी ऐसा कुछ करके नाम है। उन्होंने युवाओं के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक गज़ल लिखी थी। उस गज़ल की फ्रंट की 2 लाइन है कि रात भी नींद भी कहानी भी, रात भी है नींद भी है कहानी है, हाय क्या चीज़ है जवानी भी, है ना। तो है ना, तो ये ऐसे इसका जीएफ और बीएफ का मतलब अब हम समझते हैं, और जीएफ को तो मैं आपको समझाया भी हूँ। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको पढ़ाया था, आपने देखा होगा, स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में मैंने बताया था। उसमें मैंने आपको जीएफ के संबंध में आपको बताया था। वो क्या था? देखिए, ग्रीन फील्ड, जीएफ का मतलब हो गया एक नया आपको फुल फॉर्म मिल गया, जीएफ का ग्रीन फील्ड और बीएफ का हो गया ब्राउन फील्ड। ठीक है, तो मित्र पार्क ग्रीन फील्ड भी हो सकते हैं और ब्राउन फील्ड भी हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ग्रीन फील्ड का मतलब है कि जहां पे फ्रेश प्रोजेक्ट बनाया जाएगा वो कहलाएंगे ग्रीन फील्ड। हमने स्टैंड अप इंडिया में भी पढ़ा था कि किनको उसमें सहायता दी जाती थी, जो ग्रीन फील्ड होते थे, मतलब नवोन्मेष होते थे, नया किसी प्रकार की इनोवेशन होता था, उनको कहते थे हम ग्रीन फील्ड। यहाँ पे ग्रीन फील्ड कह रहे हैं कि एक नया फ्रेश प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, उसे हम कहेंगे ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड भी हो सकते हैं, दैट मीन्स कि मान लीजिए कि कोई टेक्सटाइल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा चल रहा है, लेकिन उसमें और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी में कुछ ऐड ऑन करने के लिए या उसको विस्तारित करने के लिए उन्होंने अप्लाई किया, तो उन्हें भी गवर्नमेंट स्वीकृति प्रदान करेगी। दैट मीन्स ये हुआ आपका ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। चलिए, आज आपको जीएफ और बीएफ का एक नया फुल फॉर्म भी मिल गया। चलिए, अब इसमें वित्तीय सहायता का क्या प्रावधान है? देखिए, ग्रीन फील्ड पार्कों में जो नए होंगे उनको गवर्नमेंट 800 करोड़ रुपए तक का वित्तीय प्रावधान है, और ब्राउन फील्ड पार्कों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश्ड है ना, तो वहाँ पे 500 करोड़ रुपए तक का वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रति पार्क 300 करोड़ रुपए की प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी, ताकि वो एक कॉम्पिटिटिवनेस की जो भावना है उनके अंदर आ सके कि इस कंपटीशन से आपको आगे अपना क्या करना है, फर्दर प्रोसीड करना है। इसलिए 300 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक पीएम स्वनिधि योजना के बारे में जानते हैं। काफ़ी आपने नाम सुना होगा, खास करके कोविड के समय ये योजना लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी भी यह योजना अपने क्रियान्वयन में है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्वनिधि, दैट मीन स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये फुल फॉर्म है स्वनिधि की। अब आप समझ गए होंगे कि यह किसके लिए है, तो यह स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, जो ठेले रेहड़ी लगाते हैं उनके लिए यह क्या है, योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 में। मंत्रालय है इसका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इसका उद्देश्य था कोविड-19 से होने वाले नुकसान से उबरने के लिए किफ़ायती पूंजी ऋण उपलब्ध कराना था। इनको कैशबैक और उच्च ऋण आदि प्रावधानों द्वारा नियमित ऋण चुकौती को सुनिश्चित करना था। मतलब उस समय हमने देखा सभी कोविड के द्वारा क्या हुए थे, बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। कईयों ने अपनों को खोया, कईयों ने उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जहां मैं एक्चुअल में खाना खाने जाता था, वो कोविड के बाद उसके होटल बंद हो गए।
तो ऐसी स्थिति आई तो गवर्नमेंट ने जो इस दुष्प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए जो छोटे काम करने वाले थे, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, बेचारे घर में बैठे थे, कुछ कमाई इनकम नहीं होती थी, इनको एक इंसेंटिव, इनको एक क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए क्या किया, इस स्वनिधि योजना को लॉन्च किया। आपसे ना उद्देश्य कम से कम पूछा जा सकता है या इस स्वनिधि योजना की अधिकतम वित्तीय सहायता को पूछी जा सकती है। जैसे इसमें पहले हम देखते हैं कि पात्रता क्या है ना। तो इसमें पात्रता रखा गया कि 2020 से पहले 24 मार्च 2020 से या उससे पहले विक्रय कर रहे हैं जिनके पास विक्रय का प्रमाण पत्र है। टाउन वेंडिंग कमेटियों के द्वारा जारी किया गया वेंडिंग प्रमाण पत्र जिनके पास है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। और शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लगे स्ट्रीट वेंडर इसमें शामिल होंगे। अब यहाँ पे आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें गांव से शहर में आकर के जो व्यवसाय करते हैं क्या वो इसमें शामिल होंगे? क्योंकि इस पे तो कहा गया है कि शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में लगे स्ट्रीट वेंडर ही पात्र हैं। तो यहाँ ये नहीं कहा गया कि वो कहाँ के निवासी हैं, है ना। मान लीजिए कि रायपुर शहर में कोई पास का ही गांव वाला आ करके शाम को अपना ठेला लगाता है, रेहड़ी लगाता है, क्या वह इसके पात्र होगा? तो बिल्कुल पात्र होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्र में लगे स्ट्रीट वेंडर। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए अब आपको। विशेषताएं क्या होगी? स्टार्टिंग में इसमें 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती थी, जो कि एक न्यूनतम राशि थी, बिना किसी जमानत की दी जाती थी। मतलब किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की गारंटी उसमें नहीं रखा जाता था कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, मतलब कुछ आपके पास बैकअप क्या है, कुछ सिक्योरिटी है, मतलब कुछ घर वगैरह को आपको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, यदि आप ऋण का समय पर भुगतान करते थे तो इसकी अमाउंट को बढ़ाया गया, 10,000 से 20,000 रुपये किया गया। 20,000 रुपये तक का जो लोन ले रहे हैं वो अपने अमाउंट को अच्छे तरीके से रीपे कर दे रहे हैं तो उनको 50,000 रुपये तक का क्या किया गया, क्रेडिट दिया गया। मतलब अधिकतम सीमा अगर आपसे पूछी जाती है कि स्वनिधि स्कीम के तहत अधिकतम सीमा क्या है ऋण की, है ना, तो ये आपको याद रखना है 50,000 रुपये। और न्यूनतम सीमा क्या है? तो 10,000 रुपये है। बगैर किसी संपार्श्विक या कोलेट्रल के, जैसे मैंने आपको कहा ना कि बगैर किसी प्रकार के गिरवी रखे आपको यह दिया जाएगा। हाल ही में अभी लेटेस्ट एक और इसमें ऐड किया गया है कि 30,000 रुपये की सीमा वाले UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे स्वनिधि वालों को। अब ये अभी लेटेस्ट जो हमारा बजट पेश हुआ है ना, उसमें इसके शामिल किया गया है इस एक पॉइंट को, 30,000 की सीमा वाले को क्रेडिट कार्ड भी दिए जाएंगे। चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं और अब हम देखते हैं उन्नति 2024। ये भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024। आपसे सीधे क्वेश्चन किया जा सकता है कि उन्नति 2024 का संबंध किससे है ना। तो कम से कम उद्देश्य को आप याद रखिए, बहुत कुछ इसमें याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। देखिए योजना लॉन्च की गई है, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि उत्तर पूर्व जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसमें हमारे 8 स्टेट आते हैं, 7 सिस्टर आते हैं और एक कौन आता है? सिक्किम का एरिया आता है। इन 8 राज्यों को क्या कहते हैं? हम उत्तर पूर्व राज्य कहते हैं। ये पहाड़ी राज्य है ना, थोड़े से दुर्गम इलाके में स्थित है, तो इनका सही ढंग से विकास नहीं हो पाया आज़ादी से लेकर अभी तक। तो गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे रही है ताकि इनको विकास की जो यात्रा है उसमें ये पिछड़ ना जाए। तो उनके लिए एक योजना तैयार की गई है, उन्नति योजना। इस उन्नति योजना के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में उद्योगों का विकास किया जाएगा। जैसे ही उद्योग विकसित होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, अल्टीमेटली क्या होगा? लोगों को सर्वांगीण विकास होगा। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह योजना 2024, जैसे अब नाम से ही पता चल रहा है उन्नति 2024, तो यह कब लॉन्च की गई है? 2024 में। अब यह कब तक जारी रहेगी?
यह अधिसूचना की तिथि से 31/3/2034 तक यानी 8 वर्षों की अवधि तक यह जारी रहेगी। मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग का कार्य है तो उद्योग मंत्रालय ही इसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। उद्देश्य क्या है, तो वही पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उद्योग का विकास करना, रोजगार का सृजन करना, मैन्युफैक्चरिंग दैट मीन्स विनिर्माण करना और सेवाओं में उत्पादक आर्थिक गतिविधि सृजित करना। लाभकारी रोजगार का सृजन करना है, यह सृजित करता है ताकि समग्र रूप से सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। ठीक है, तो ये हमने इस प्रकार से हमने कंप्लीट किया आज उद्योग से उद्यम से संबंधित कुछ लेटेस्ट और हाई रेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स को। कोई भी आप एग्ज़ाम दिलाएं, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम दिलाएं या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम, अभी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट आप फ्यूचर में भी किसी प्रकार के एग्ज़ाम दिलाते हैं तो ये सभी स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यदि यह सेशन आपको लगा होगा यूनिक तो सब्सक्राइब बटन को कर दीजिए क्लिक। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में मेरे पास 2 नोट्स तैयार हो चुके हैं। एक तो है शिक्षा से संबंधित जिसमें हम पीएम श्री और लेटेस्ट अभी एक विद्या लक्ष्मी योजना लॉन्च हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और 3-4 और उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। दूसरा, हमने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो हमने स्टार्टिंग में कृषि और किसान से संबंधित योजनाओं को कवर किया था। कुछ उसमें और योजनाएं बची हुई थी, उसको मैंने एक अलग से उसके लिए हम लेक्चर ले रहे हैं। लगभग 5 अच्छे स्कीम उसमें भी शामिल करेंगे। कुछ जो अभी लेटेस्ट में 2025 बजट में ही अनाउंस हुए हैं उसको भी मैंने उसमें शामिल कर लिया है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए। और एक छोटा सा आपके लिए नोटिस या मैसेज समझिए कि जैसे ही हम ये योजना खेलना बंद करेंगे, जैसे योजना को हम समाप्त करेंगे, पूर्णाहुति देंगे, उसके बाद हम चलेंगे MCQs का खेल खेलना चालू करेंगे। अब उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप आजीविका वाले जितने भी टॉपिक हैं उसको रिवीजन करना चालू करिए। टॉपिक टू टॉपिक हम क्या करेंगे, MCQs करेंगे ताकि कोई भी टॉपिक आपसे छूटे ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आजीविका ही कर लिए, आजीविका से संबंधित हर टॉपिक को, एंड देन जैसे ही आजीविका कंप्लीट होगा फिर हम ग्रामीण विकास के हर टॉपिक को MCQs के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो आप रिवीजन करते रहिए। चलिए, जय हिंद, थैंक यू सो मच।